हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 6 अपना इतिहास के बारे में जानेंगे। हम डेली एक एक अध्याय पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। अध्याय फर्स्ट, शीर्षक क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा की अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक नज़र एक सुर्खी पर पड़ी। उसमें लिखा था, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखो भाई, इतिहास को जानने के लिए हमें अपने इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है? अपनी बुकों से पता चलता है कि हमारे इतिहास में कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या हुआ, पीछे क्या था, लोग क्या पहनते थे, क्या क्या कार्य करते थे, कैसे खेल खेलते थे। इन सब को जानने के लिए हमें सब कुछ हमारी अपने इतिहास से ही पता लगेगा। ठीक है, कैसे पता लगाए? तुम रेडियो सुन सकते हो ताकि तुम यह जान सको कि कल क्या हुआ था। इसके लिए तुम टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब याद हो। लेकिन अतीत काल में क्या हुआ था यह कैसे जाना जाता है? हम हमारे बुजुर्ग लोग भी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं हमारे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हम इतिहास के बारे में इन बातों के बारे में जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को, शिकारियों, आखेट होता है शिकार करना, शासकों, कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन सी कहानियाँ सुनाते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र फर्स्ट, पृष्ठ 4 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। इस नदी के तट पर कई वर्ष पहले से लोग रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल क्षमता से परिचित थे। अपने भोजन के बारे में वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह होता है इकट्ठा करना। वे लोग जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। आखेट शिकार करना। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हमें पीछे पेज पे पढ़ा था मानचित्र फर्स्ट। मानचित्र फर्स्ट में पृष्ठ 4, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। ये देखो, प्राकृतिक मानचित्र हमारा नेचुरल है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे इंडिया का पूरा मैप है। यहाँ पर क्या पीछे हमें क्या पढ़ा था? किरथर, काबुल नदी, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी किरधर है, ये काबुल नदी है, ये सुलेमान है। लेकिन फिलहाल ये हमारे अब इंडिया से बाहर है हमारे। ठीक है, अब इस मैप को भी हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हिमालय है, हमारी गंगा नदी है, सोन नदी है, यमुना नदी है, चंबल है, ये सारी हमारी नदियां हैं। ठीक है, इन सब के बारे में विंध्य पहाड़ियाँ है, सतपुड़ा है, ताप्ती नदियाँ है। ठीक है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर हमारी क्या है? अरब सागर। ठीक है, ये लक्षद्वीप है। अब देखो, लगभग 8000 वर्ष पहले इस क्षेत्र के कुछ स्थानों पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया था। देखो, हमारे ना टेस्टों में भी आता है, जो भी हम कंपटीशन वगैरह देते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी खेती की जाती है। तो सबसे पहले गेहूं और जौ, सबसे पहले इसी की खेती को उपजाना शुरू किया था हमारे इतिहास में बुजुर्गों ने। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ।
ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखो चावल कहाँ पर उगाया गया था, उपजाया गया था, विंध्य के उत्तर में स्थित है। और इसमें ये बोला गया है कि गारो और मध्य भारत विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो गारो हमारे उत्तर में है, हमारा उत्तर ये है, ये हमारी क्या है, गारो पहाड़ियाँ, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इन्हीं के उत्तर में सबसे पहले हमें कौन सी फसल का पता चला था, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, चावल, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, वो भी सारी इसी में है, ठीक है। एक बड़ी नदी में मिल जाने वाली नदियों को सहायक नदियां कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, ठीक है भाई। अब है ना, हम इनमें ये जानते ही हमारे सारे मैप में दी हुई है, इसको मैप को हम बड़े ही तरीके से देखेंगे और अपने दिमाग में इसको अच्छे से बिठा लेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमें इधर रेड पोर्शन में दिया रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मानचित्र फर्स्ट, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये सब हमारे क्या है, पड़ोसी देश है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा शेष एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखो ये विशालता, एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है भाई, उपमहाद्वीप कहा जाता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी। कौन सी है, सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। देखो भाई यह ना गंगा है दक्षिण में, इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, मगध। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। भारत के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी यह यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होते हैं, भूकंप वगैरह जो भी आते हैं, बारिश, तूफान के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। पहले बहुत प्राकृतिक आपदाएं होती थी। सेनाएं कभी कभी दूसरे स्थानों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी व्यापारी भी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए धार्मिक गुरु भी एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखो हमारे प्राचीन काल में कितने मुश्किलें फेस करते थे हमारे बुजुर्ग लोग। वो प्राचीन काल का हमारे अतीत का था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? मानचित्र फर्स्ट को देखो, इसमें दिखाई गई पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकते हैं, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके या गहरे समुद्रों को पार कर सके। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। बाहर से आए इन लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ
वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते हैं। देश के नाम। हम अपने देश के नाम के लिए भारत तथा इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान देश की स्थिति ग्लोब में देखें। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जाने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस के और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिका कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत कबीले का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखो भाई, ये देश का नाम है, ये हमारा इंडिया, भारत तथा इंडिया दोनों नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। इंडिया शब्द है ये इंडस से निकला है और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है हम हमारे भारत को। और ईरान जो यूनान देश, इनकी ग्लोब में स्थिति को देखना, लगभग 250 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, ये आते हैं क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। हमारे देश का इंडिया नाम कैसे पड़ा, वो इस तरह से पड़ा, ठीक है। और हमारा जो ऋग्वेद है उसमें भी मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है, इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये देखो इधर, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न। अब हमें है ना ये पांडुलिपि का पता नहीं क्या है, अब हमें इससे पढ़ के पता लग जाएगा कि ये क्या है। इस पांडुलिपि को लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा गया था। पुस्तक बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। यहाँ तुम भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को देख सकते हो। देखो भाई, ये हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी। ये उस टाइम हमारे पुस्तक वगैरह तो थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, ताड़ के पत्ते लेते थे और उन पत्तों को काट कर वो भुज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी पांडुलिपि लिखते थे। अब देखो ये भुज के पेड़ है ना, उससे बनी हुई है पांडुलिपि। अब देखो ये इस तरह से लिखी गई हुई है, ये हम तो समझ नहीं सकते। अतीत के बारे में कैसे जानें? हम अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। हाथ में लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, मतलब हाथ से लिखी गई है, उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट वाला शब्द लैटिन शब्द मैन्यू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ, ठीक है। यह पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है।